अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हमारा चैप्टर नंबर 11 का थ्योरम 11.15 है। ये चैप्टर का लास्ट थ्योरम है। इस थ्योरम में हमारे पास कहते हैं कि इफ़ थ्री और मोर पैरेलल लाइंस, कि हमारे पास एक या एक से ज़्यादा थ्री या उससे भी हो सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली इसमें हम थ्री ही लेंगे। पैरेलल लाइंस का मतलब है कि वो जो हम लाइंस ड्रॉ करेंगे वो लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और यहाँ पे लाइंस की बात हो रही है, नॉट लाइन सेगमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस का मतलब है कि वो जो लाइन है वो कभी भी एंड नहीं हो रही, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लाइन पैरेलल होती है वो कभी भी एंड नहीं होती, अगर हम उसको जितना मर्जी एक्सटेंड करते रहें। मेक कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, कि वो आपस में जो जो हमारे पास थ्री पैरेलल लाइंस हैं वो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बना रही हैं, मतलब पार्ट्स बना रही हैं ऑन आ ट्रांसवर्सल। अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन है जो किसी भी दूसरी लाइन को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस मेरे पास पैरेलल हैं, ये वाली जो दो लाइंस है ये कौन सी लाइंस है, आपस में पैरेलल लाइंस है। और ये मेरे पास ट्रांसवर्सल लाइंस है। और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जो किसी भी लाइन को आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। और इंटरसेक्ट करने से ये क्या बन रहा है, एक सेगमेंट बन रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे थ्री लाइंस की बात हो रही है तो इट्स मीन यहाँ पे जो सेगमेंट बनेगा वो एक से ज्यादा बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो दो लाइन से मेरे पास जस्ट ओनली वन ही सेगमेंट बना। अब हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास जो थ्री और मोर लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं वो विच इज़ पैरेलल, उनका जो सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट बना, ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करने से बना। उसके बाद कहते हैं दे आल्सो, अब हमने प्रूफ क्या करना है, दे आल्सो इंटरसेप्ट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन एनी अदर लाइन दैट कट दम। एक लाइन अगर उसे कट कर रही है, अगर एक ट्रांसवर्सल, अब थ्योरम की जो स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन किसी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो दो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बन रहे हैं। अब आपने ये प्रूफ करना है कि अगर हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो उससे भी बनने वाला जो सेगमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। थ्योरम की स्टेटमेंट समझ आई। फर्स्ट में कहते हैं कि आप थ्री मोर लाइंस पैरेलल ड्रॉ करें, क्योंकि लाइंस थी तो मैंने लाइंस पहले ड्रॉ कर ली है। अब मेरे पास लाइंस कौन कौन सी हैं पैरेलल, ए बी सी डी ई एफ, ये तीनों की तीनों लाइंस मेरे पास क्या है, आपस में पैरेलल है। तो हम गिवन में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे जो ए बी है विच इज पैरेलल टू सी डी, एंड सी डी विच इज पैरेलल, क्योंकि लाइन की बात हो रही है तो लाइन के लिए हम अपने इसके ऊपर ये लाइन ये चीज डालते हैं ताकि पता चले कि यहाँ पे हमने सी डी जो है वो मेरे पास लाइन है, नॉट अ लाइन सेगमेंट। और ई एफ कि ये तीनों की तीनों लाइंस आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, पैरेलल है। यहाँ तक हमारी थ्योरम की हाफ स्टेटमेंट में कहते हैं कि ये ए बी सी डी और ई एफ आपस में क्या है, पैरेलल है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करनी है जो इस लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एल एक्स मेरे पास क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो ए बी को एम पॉइंट पे, जो सी डी को एन पॉइंट पे और ई एफ को पी पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और इसके बारे में उन्होंने कहा था कि जो ट्रांसवर्सल लाइन से जो बनने वाले सेगमेंट्स होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि एम एन जो है वो एन पी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि यहाँ पे अभी अभी इसकी लाइन की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है, अभी जस्ट मैं इस लाइन की बात कर रही हूँ। जो यहाँ तक हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लाइन ड्रॉ की है कि एल एक्स जो है ट्रांसवर्सल लाइन है विच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट एम, सी डी एट पॉइंट एन एंड ई एफ एट पॉइंट पी। यही सारी की सारी बात हम अपने गिवन में लिखेंगे। और हम ये भी लिखेंगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स है तो हम लिखेंगे जो एम एन है वो एन पी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे द ट्रांसवर्सल LX intersect AB CD EF at point M and P respectively, M and P
आपको अच्छे से पता है कि जब भी हम कई वर्ड रिस्पेक्टिवली लिखते हैं इसका मतलब होता है कि ए बी एम पॉइंट है, सी डी का एन पॉइंट है और ई एफ लाइन का पी पॉइंट है। और उसके बारे में हमने कहा था कि अगर ये मेरे पास लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है जो बनने वाला सेगमेंट एम एन और एन पी है ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ से क्या बन रहा, सच दैट जो एम एन सेगमेंट है वो एन पी की क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन है क्योंकि हमारे पास ये एक लाइन बन गई, एक लाइन बन गई। अब हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे कि जो ट्रांसवर्सल क्यू वाई है विच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट आर, सी डी एट पॉइंट एस एंड ई एफ एट पॉइंट टी। और अब हम इस लाइन जो हमने सेकेंड ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की है इसके बारे में हमने प्रूव करना है कि जो इसका जो सेगमेंट है वो भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब है कि आर एस एंड एस टी मेरे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उन्होंने कहा है ना कि दे आल्सो इंटरसेप्ट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स एंड एनी अदर लाइन दैट कट्स देम, कि एक और लाइन है जो उसको क्या कर रही है, लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन, और उस पर बनने वाला जो सेगमेंट आर एस एंड एस टी है वो भी मेरे पास क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। और ये बात हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो ये बात मैं अपने प्रूव में लिखूंगी, आर एस एस टी की कॉन्ग्रुएंट। और यहाँ पे गिवन में क्या लिखूंगी, द ट्रांसवर्सल क्या थी लाइन, क्यू वाई the transversal QY which intersect AB, CD, EF at point Q, नहीं, RST at point RST respectively। ठीक है, यहाँ तक हमारा गिवन हो गया कंप्लीट। क्या है कि द ट्रांसवर्सल एल एक्स इंटरसेक्ट ए बी सी डी ई एफ एट पॉइंट एम एन पी रिस्पेक्टिवली। और उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि जो एम है ना वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एन पी के। उसके बाद कहते हैं जो ट्रांसवर्सल क्यू वाई है विच इंटरसेक्ट ए बी सी डी ई एफ एट पॉइंट आर एस एन टी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। अब देखें, मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं वो क्या है, पैरेलल है। ये बात हमने अपने गिवन में लिख दी क्योंकि हमें देखते हुए पता चल रहा है कि लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। उसके बाद ट्रांसवर्सल लाइन से जो सेगमेंट बन रहा है उसके बारे में भी, एक के बारे में जब हमने कहा है कि एम एन एन पी के कॉन्ग्रुएंट है तो जाहिर सी बात है जो हम सेकेंड ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करेंगे वो भी तो आर एस और एस टी के कॉन्ग्रुएंट ही होगी, जाहिर सी बात है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, हम करते हैं आर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस पॉइंट को किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, यू पॉइंट पे। और सेम एस से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ई एफ को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वी पॉइंट पे। और यहाँ पे हम ये मतलब ये सारी बातें मैं कंस्ट्रक्शन में मैं बताऊंगी। अब जस्ट हम ये कहते हैं कि जब हमने आर से लाइन ड्रॉ की है जो यू, इस लाइन जो सी डी को यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आर यू अपनी सामने वाली लाइन एल एक्स के क्या होगा, पैरेलल होगा। देख के पता चल रहा है कि आर यू को जितना मर्जी एक्सटेंड करे, एल एक्स को जितना मर्जी एक्सटेंड करे, लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। फिर सेम अगर हम अपनी एस से हमने लाइन ड्रॉ की जो ई एफ को वी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी, इसके बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि जो एस वी है वो किसके पैरेलल है, एल एक्स के, सेम टू सेम है। उसके बाद हम अपने एंगल्स के नेम दे देंगे, यहाँ पे एंगल 1 का नाम दे देंगे, यहाँ पे एंगल 2 का नाम दे देंगे, यहाँ पे एंगल 3 का नाम दे देंगे और यहाँ पे हम एंगल 4 का नाम दे देंगे। यहाँ तक हमारी जस्ट कंस्ट्रक्शन होगी। अब हम अपनी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कहते हैं फ्रॉम आर, पहले सबसे पहले हमने आर से एक पॉइंट लिया, कहते हैं फ्रॉम आर हमने ड्रॉ किया आर यू, जो आर यू ड्रॉ की है वो उसके बारे में कहा है विच इज़ पैरेलल टू द लाइन एल एक्स, कि इस लाइन के वो क्या है, पैरेलल है, विच मीट्स, उसके बाद हम लिखेंगे विच सी डी एट यू। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम, सेम टू सेम अब वही बात रिपीट करेंगे, फ्रॉम एस
हमने ड्रॉ किया एस वी विच इज़ पैरेलल टू एल एक्स, कि ये भी मेरे पास एल एक्स की पैरेलल है, विच मीट, और ये क्या कर रहे हैं, ई एफ, जो जिसने ई एफ को किस पॉइंट पे मीट किया, विच मीट ई एफ एट पॉइंट वी एंड नेम्स द एंगल्स 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ तक हमारा गिवन प्रूफ और कंस्ट्रक्शन हो गया कंप्लीट, कि हमने इस सारी बातें अपने गिवन प्रूफ और कंस्ट्रक्शन में क्या कर दी, लिख दी। अभी इतना थ्योरम आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ में चलने से पहले अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे अपने प्रूफ में लिखा कि एम एन यू आर इज़ अ पैरेललोग्राम, कि हमारे पास जो एम एन यू आर इज़ अ पैरेललोग्राम, क्यों पैरेललोग्राम है, कि हमने अपने कंस्ट्रक्शन में लिखा कि आर यू विच इज़ पैरेलल टू एल एक्स, विच ये मेरे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन है। हमने कहा कि एम एन यू आर इज़ अ पैरेललोग्राम, कि ये मेरे पास क्या एक पैरेललोग्राम है। अब हम देखते हैं कि वाकई पैरेललोग्राम है। एम एन यू आर, देखो देखते देखते ही लग रहा है कि मेरे पास ये क्या बन रही है, एम, यहाँ पे मेरे पास क्या पॉइंट है, एम एन, और यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं और आर यू, ये मेरे पास क्या बन रही है, पैरेललोग्राम बन रही है। अब देखो आर यू के बारे में हमने कहा था अपने कंस्ट्रक्शन में कि जो आर यू लाइन है विच इज़ पैरेलल टू एल एक्स, ये हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था, और आर यू यहाँ पे हमने लिख दिया कंस्ट्रक्शन में। और उसके बाद हमने अपने गिवन में कहा था कि जो ए बी और जिस लाइन पे ये दोनों बन रही हैं, देखो एम एन यू आर इन दो लाइन्स के दरमियान बन रही है ना, तो हमने अपने गिवन में कहा था कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। और नेक्स्ट हमने ये भी अपने कंस्ट्रक्शन में कहा था जो आर यू है वो एल एक्स के क्या है, पैरेलल है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये बात लिखी कि जो एम एन यू आर है ये मेरे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम बन रही है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो अगर पैरेललोग्राम बनी तो पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स आपस में कंग्रेंट होती है और पैरेलल भी होती है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एम एन और आर यू है वो आपस में क्या है, कंग्रेंट है, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अभी तक जस्ट हमने ये लिखा कि एम एन यू आर मेरे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर देख के ऑब्जर्व करें तो एन पी और एस वी भी तो एक पैरेललोग्राम बन रही हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अब देखो जो सेम बात मैंने इसके लिए सारी बातें बताई है ना, आपने सेम बात सारी की सारी इसके लिए भी वही रिपीट करनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जैसे हमने इसमें कहा कि आर एम एन यू आर इज़ अ पैरेललोग्राम, और इसके बारे में हमने कहा कि जो आर यू है वो एल एक्स के कंग्रेंट है, और ए बी जो आर यू एल एक्स के पैरेलल है, और ए बी सी डी के क्या पैरेलल है। नेक्स्ट हम सिमिलरली इस पैरेललोग्राम के लिए भी वही बात करते हैं कि एन पी एस वी इज अ पैरेललोग्राम, एस वी इज पैरेलल टू एल एक्स एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। सो दैट्स वाई हम लिख सकते हैं कि जो एन पी और एस वी हैं ये भी आपस में क्या है, कंग्रेंट हैं। ये बात हमने लिख दी। नेक्स्ट हम कहते हैं बट एन एम एन जो है वो एन पी की भी कंग्रेंट है। उन्होंने कहा है कि जो एम हमने अपने गिवन में लिखा था कि जो ट्रांसवर्सल लाइन इन लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो एम एन का डिस्टेंस है और जो एन पी का डिस्टेंस है ये भी आपस में क्या है, कंग्रेंट है, क्योंकि कौन से सेगमेंट्स बना रहे हैं, कंग्रेंट सेगमेंट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि बट एन पी एम एन जो है वो कंग्रेंट है एन पी की, और ये बात हमने अपने गिवन में लिखी। तो इसके बारे में अब मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। देखो यहाँ पे जो आर यू है वो एम एन के कंग्रेंट है, एम एन आगे एन पी के और एन पी आगे एस वी के कंग्रेंट है। मतलब ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में साइड सारी की सारी आपस में कंग्रेंट है। तो दैट्स वाई मैं कह सकती हूँ कि जो आर यू है वो भी मतलब ये आपस में सब आपस में कंग्रेंट है ना, तो मैं कह सकती हूँ कि आर यू भी एस वी के क्या है, कंग्रेंट है। और ये बात हमने अपने 1 2 3 से ऑब्जर्व करके लिखी। नेक्स्ट अब हम कहते हैं कि आर यू जो है वो पैरेलल है एस वी के। जो मेरे पास आर यू है देख के पता चल रहा है कि आर यू भी क्या है, एस वी के क्या पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि आर यू भी एल एक्स के पैरेलल है, एस वी भी एल एक्स के पैरेलल है। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रही हूँ कि जो आर यू है वो पैरेलल है किसके, एल एक्स की, और एल एक्स भी आगे एस वी के पैरेलल है। तो मैं कह सकती हूँ कि आर यू भी एस वी के पैरेलल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि आर यू पैरेलल है एस वी के। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ईच इज पैरेलल टू द एक्स एल एक्स कंस्ट्रक्शन में लिखी थी। उसके बाद हम एंगल्स की बात
करते हैं। अब जब देखो जब ये सारी की सारी आपस में पैरेलल हैं, सब के सब आपस में कंग्रेंट हैं, इट्स मीन हम कह सकते हैं कि एंगल 1 किसके कंग्रेंट हो गया, एंगल 2 की, क्योंकि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। जैसे हम लिखते हैं कि ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट है, तो उससे बनने वाली जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स है वो भी आपस में क्या है, कंग्रेंट है। अब जब यहाँ पे ये पैरेललोग्राम आपस में एक दूसरे से इक्वल है, ये सेगमेंट्स आपस में कंग्रेंट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 भी एंगल 2 के कंग्रेंट होगा और एंगल 3 भी एंगल 4 के, क्योंकि एंगल 1 यहाँ पे बन रहा है तो एंगल 2 यहाँ पे बन रहा है, तो ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स है, सेम साइड्स के एंगल्स हैं, और एंगल 3 और एंगल 4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये मेरे पास क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के कंग्रेंट, तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल 3 एंगल 4 के कंग्रेंट, तो दैट्स ये भी कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। अब हम ट्राइंगल्स को डिस्कस कर रहे थे। देखो RSU भी ट्राइंगल है और SVT भी मेरे पास क्या एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब देख एक बात याद रखना, जब भी आप किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने RS को ST के इक्वल कंग्रेंट प्रूव करा, तो इट्स मीन आप कंग्रेंट प्रूव करते हुए ये साइड्स नहीं लोगे, क्योंकि ये साइड्स आपने अपने सोल्यूशन में लिखनी है, सॉरी आंसर में लिखनी है, और सोल्यूशन में आप बाकी सारी साइड्स लिख दोगे। आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि RU जो है वो SV के कंग्रेंट है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो कि RU जो है, सॉरी यहाँ पे लिख दो कि RU जो है वो SV के कंग्रेंट है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद इसमें एंगल्स बन रहे थे, तो हम एंगल्स भी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के कंग्रेंट है, प्रूव, एंगल 3 एंगल 4 के कंग्रेंट है, प्रूव। तो जब ये सारे के सारे एंगल्स और साइड आपस में कंग्रेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो मेरे पास ट्राइंगल्स है वो आपस में कंग्रेंट है। साइड एंगल पोस्टुलेट यूज़ किया, तो हम नेक्स्ट इसमें कह सकते हैं कि हेंस RSST के कंग्रेंट है, क्योंकि कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कंग्रेंट ट्राइंगल्स।